एक समय की बात है। विजयनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ पर राजा त्रिलोकनाथ का राज था। राजा त्रिलोकनाथ की एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम राजकुमारी अनामिका था। राजा अपनी पुत्री अनामिका से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, राजा का मंत्री उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना महाराज? राजा ने कहा, नहीं नहीं मंत्री, बोलो। भला हम तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानेंगे? मंत्री ने कहा, मैं तो आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था महाराज। दरअसल मेरा बेटा ऋषिकेश बहुत बहादुर और साहसी है। राजा बोले, हाँ मंत्री, मुझे पता है। तुम कहो तो हम उसे सेना का प्रमुख बना दें। मंत्री राजा की बात सुनकर सोचने लगा, अरे, मैं अपने बेटे को राजा बनाने की सोच रहा हूँ और यह बेवकूफ़ उसे सेना का प्रमुख बनाना चाहता है। तभी राजा बोले, क्या सोचने लगे मंत्री? मंत्री ने कहा, महाराज, दरअसल मैं राजकुमारी अनामिका और ऋषिकेश के विवाह की बात करने आया हूँ। क्यों ना हम दोनों का विवाह करवा दें? राजा हैरान होकर बोले, क्या? यह तुम क्या कह रहे हो मंत्री? असंभव। भला मैं अपनी राजकुमारी का विवाह मंत्री के लड़के से कैसे कर सकता हूँ? मेरी पुत्री को कोई राजकुमार ही ब्याह करके ले जाएगा। मंत्री ने कहा, क्षमा महाराज, क्षमा। मन में यह बात आई इसलिए आपसे कह दिया। अगर आपको यह विवाह स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। राजा की बातें मंत्री को बहुत अपमानजनक लगी। उसने मन में राजा से बदला लेने और अपने बेटे का विवाह राजकुमारी से करवाने की ठान ली थी। एक दिन की बात है, मंत्री एक तांत्रिक के पास गया और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। कुछ ऐसा करो कि विजयनगर का राजा खून के आंसू रोए। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। अचानक से उस राजा को परेशान करने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? मंत्री ने क्रोधित होते हुए कहा, उस राजा ने मेरा अपमान किया है। अब तुम्हारी मदद से मैं राजा को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मैं इतना धन दूंगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम्हें मेरी सहायता करनी है। फिर मंत्री और तांत्रिक दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। एक दिन राजकुमारी अनामिका राजा के पास आई। दरअसल राजकुमारी अनामिका को जंगल जाना था। इसके लिए उसे राजा से आज्ञा लेनी थी। वहां पर राजा मंत्री से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री को देखा तो बोले, कहो हमारी प्यारी पुत्री, कुछ कहना चाहती हो? राजकुमारी अनामिका बोली, पिताजी, पहले आप मुझसे वादा करिए कि मैं जो आपसे कहूँगी आप मेरी बात पूरी सुनेंगे और मुझे मना नहीं करेंगे। राजा बोले, क्या तुम अपने पिता के पास स्वार्थ से आई हो? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ। चलो बताओ, क्या बात है? राजकुमारी अनामिका ने कहा, पिताजी, मैं जंगल घूमने जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। राजा ने कहा, नहीं पुत्री, वहां पर दुश्मनों का खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं भेज सकता। तब राजकुमारी अनामिका बोली, मंत्री जी, अब आप ही पिताजी को समझाइए क्योंकि यह मेरी बात नहीं सुनते। मंत्री बोले, हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं। महाराज, राजकुमारी को अपने राज्य के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप राजकुमारी को जरूर जंगल भेजिए। राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, ऐसा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप राजकुमारी की सुरक्षा में साथ जाते हैं तो मैं इन्हें आज्ञा जरूर दूंगा। मंत्री मन ही मन सोचता है कि यही सही मौका है, अब उसकी सारी योजना सफल होगी। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमारी को जंगल लेकर जरूर जाऊंगा। इस प्रकार राजकुमारी अनामिका मंत्री और कुछ दूसरी दासियों के साथ जंगल घूमने के लिए निकल पड़ी। उधर जंगल में तांत्रिक पेड़ के पास बैठकर पेड़ पर जादू कर रहा था। कुछ समय पश्चात तांत्रिक बोला,
अब इस पेड़ का फल जो भी खाएगा वो अंधा हो जाएगा। तांत्रिक वहां से चला जाता है। उधर मंत्री राजकुमारी अनामिका को उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर पेड़ को जादुई बना दिया गया था। उस पेड़ पर फल लगे थे जिन्हें देखकर मंत्री ने राजकुमारी अनामिका से कहा, देखिए ना राजकुमारी जी, कितने मीठे फल हैं। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए मीठे फल तोड़कर देता हूँ। राजकुमारी अनामिका बोली, नहीं नहीं मंत्री जी, हमें भूख नहीं लगी है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप ज़रूर यह फल खा सकते हैं। मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, अगर आप भूखी रहीं तो महाराज मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अब फल तो आपको खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार मंत्री जादुई पेड़ से फल तोड़ता है और उसे राजकुमारी अनामिका को दे देता है। राजकुमारी अनामिका वह फल खा लेती है और खाने के बाद वो कहती है, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंत्री जी, मंत्री जी, यह क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी इस फल को खाते ही चली गई। राजकुमारी अनामिका घबराकर चिल्लाने लगी। मंत्री भी परेशान होने का नाटक करने लगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आपको क्या हो गया? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था यहाँ इस प्रकार का कोई फल है। राजकुमारी अनामिका रोते हुए बोली, मुझे अपने महल लेकर चलो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। मंत्री जल्दी से राजकुमारी अनामिका को महल लेकर आता है। राजा राजकुमारी की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। मेरे प्राणों से प्रिय पुत्री को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? बताओ मंत्री जी, यह सब कैसे हुआ? मंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज, पता नहीं राजकुमारी की यह हालत कैसे हो गई। मैं तो बस उन्हें फल खाने को दिया था। राजा बहुत दुखी होते हैं। वह दूर दूर से वैद्य हकीम को बुलाते हैं और राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बताइए वैद्य जी, क्या हमारी पुत्री ठीक हो जाएगी? उसकी आंखों की रोशनी वापस आएगी? वैद्य जी बोली, क्षमा कीजिए महाराज, अब यह संभव नहीं है। राजकुमारी अब जीवन भर अंधी रहेंगी। इस प्रकार राजा का प्रयास जारी ही रहता है। एक दिन की बात है। महल के दरवाजे पर एक भिखारी आता है। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भूखे को भोजन करा दो, पुण्य मिलेगा आपको, पुण्य मिलेगा। तभी पहरेदार ने कहा, अरे ओ भिखारी, कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। महल के दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार शोर मचाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारी ने कहा, अरे शोर तो राजकुमारी के जीवन में है। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका है। यह अंधेरा तभी दूर होगा जब। पहरेदार बोला, ये क्या कहते हो? तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चल? जल्दी चलो, हम तुम्हें राजा के पास लेकर चलते हैं। सैनिक उस भिखारी को राजा के पास लेकर आता है और राजा को सारी बातें बताता है। महाराज, यह भिखारी बहुत जानकार लगता है, मानो इसके पास राजकुमारी को ठीक करने का कोई उपाय हो। ये बात सुनते ही राजा चकित हो गया। क्या सचमुच में आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हमारी पुत्री बिल्कुल ठीक हो जाए? आपको जो भी ज़रूरत होगी हम उसे पूरा करेंगे। भिखारी ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो आपको बताने आया था कि राजकुमारी को अगर आंसू की नदी का पानी पिला दिया जाए तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वह भिखारी वहां से गायब हो गया। उसके अचानक गायब होने से राजा आश्चर्यचकित हो गए। यह कौन था जिसके पास इतनी जानकारी थी? यह कोई साधारण भिखारी नहीं था। तभी मंत्री वहां पर आ जाता है। मंत्री एक बार फिर राजकुमारी अनामिका और अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखता है। महाराज देखिए, अब राजकुमारी अंधी हो गई हैं, भला कौन सा राजकुमार उनसे विवाह करेगा? राजा दुखी होते हुए बोले, आप सच कहते हैं मंत्री जी, अब शायद मेरी पुत्री का जीवन बर्बाद हो चुका है, अब ऐसे ही अपना जीवन बिताएगी। मंत्री ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मेरा पुत्र ऋषिकेश अभी भी राजकुमारी अनामिका से विवाह करने को तैयार है। वो राजकुमारी का पूरा ध्यान रखेगा।
मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोध में आकर बोले, मंत्री जी, अगर आपने ऋषिकेश और अनामिका के विवाह की बात को खत्म नहीं किया तो निश्चित ही मैं आपसे मंत्री का पद छीन लूंगा। राजा गुस्से में वहां से चला जाता है। मंत्री गुस्से में खुद से कहता है, यह राजा मेरे झांसे में क्यों नहीं आता? अरे, अपनी अंधी बेटी को लेकर कब तक ऐसे बैठे रहेगा? मुझे और प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद राजा दरबार में सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, नगर में घोषणा करवा दो कि जो कोई भी राजकुमारी को ठीक करने के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर आएगा, हम उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। मंत्री को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि राजा इस प्रकार निर्णय कैसे ले सकता है। आखिरकार मंत्री अपने पुत्र ऋषिकेश को राजा के पास भेजता है। प्रणाम महाराज, मैं मंत्री का पुत्र ऋषिकेश हूँ। राजा बोले, आओ आओ पुत्र, क्या बात है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? ऋषिकेश ने कहा, महाराज, मैंने सुना है आपने राजकुमारी अनामिका को ठीक होने के लिए घोषणा करवाई है। मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मुझे राजकुमारी के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए मैं आंसुओं की नदी का पानी राजकुमारी के लिए लाकर रहूँगा। राजा बोले, हमें सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें राजकुमारी की इतनी चिंता है। अगर तुम सफल हुए तो निश्चित ही तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे। ऋषिकेश राजा से आज्ञा लेकर आंसुओं की नदी का पानी लेने चला जाता है। ऋषिकेश खुद से कहता है, पता नहीं यह पिताजी ने मुझे किस समस्या में डाल दिया है। भला मैं राजा को आंसुओं की नदी का पानी कैसे ला कर दूंगा? दूसरी तरफ मंत्री तांत्रिक के पास जाता है और राजकुमारी के ठीक होने का उपाय पूछता है। अरे तांत्रिक, जिस प्रकार तुमने राजकुमारी को अंधा बनाया है, उसी प्रकार उसे ठीक करने का उपाय भी तो होगा। तांत्रिक बोला, मंत्री जी, मुझे ऐसी विद्या नहीं आती कि मैं अपना जादू खत्म कर सकूं, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो और जाओ यहाँ से। तांत्रिक मंत्री को कोई उपाय नहीं बताता। इससे मंत्री बहुत निराश होता है। ऋषिकेश बोला, पिताजी, अब भला मैं राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर कैसे आऊँगा? मुझे आंसुओं की नदी का रास्ता तक नहीं पता। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मंत्री बोला, बेटा, मैं उपाय करने के लिए तो गया था, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। अब तुम ही प्रयास करो और कोई उपाय निकालो। ऋषिकेश जंगल में जाता है और एक साधु से मिलता है। साधु महाराज, मेरा नाम ऋषिकेश है। मैं राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी ढूंढ रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने कहा, हाँ पुत्र, क्यों नहीं, तुम इतने बड़े काम करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तुम्हें आंसुओं की नदी तक पहुँचने के लिए काली गुफा को पार करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो निश्चित ही तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। साधु की बात मानते हुए ऋषिकेश काली गुफा में पहुंच जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वह देखता है कि चारों ओर बहुत चमक धमक और बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थी। वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी होती है। ऋषिकेश आश्चर्यचकित हो गया। अरे, इतना अधिक धन एक साथ तो मैंने कभी नहीं देखा, और ये सुंदर लड़की कौन है? तभी वो लड़की ने कहा, आइए महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी, यहाँ बैठिए। ऋषिकेश लड़की के पास बैठ जाता है और बातें करने लगता है। दरअसल वह माया में खो जाता है और भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या था। कई दिन बीत जाने के बाद जब ऋषिकेश वापस महल नहीं पहुंचता, तब राजा को उसकी चिंता होती है। ना जाने ऋषिकेश कहाँ चला गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अगर ऋषिकेश नहीं आया तो मेरी पुत्री कभी ठीक नहीं होगी। मंत्री भी चिंतित होते हुए बोला, महाराज, ना जाने मेरा इकलौता बेटा कहाँ पर होगा।
राजकुमारी को ठीक करने के लिए उसने अपनी जान दे दी। कितने दिन हो गए महाराज, फिर भी लौट कर नहीं आया। इस प्रकार मंत्री अपने बेटे को याद करके रोता रहता। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का रहा करता था। चंदन अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। चंदन अपने पिता से कहता था, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। उसके पिता ने कहा, अरे तुम जैसा बेटा पाकर हम धन्य हो गए। एक दिन चंदन राजा के संदेश के बारे में सुनता है। चंदन सोचता है कि अगर वह राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर आए तो निश्चित ही राजा उसे बहुत सारा धन दे देंगे। अगर मैं आंसुओं की नदी का पानी लेकर आने में सफल हो गया तो राजा मुझे बहुत सारा धन देंगे, जिससे मेरा और मेरे माता पिता का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार विचार कर चंदन राजा के पास जाता है। वह राजा से अपनी बात कहता है, महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक करने के लिए आंसुओं की नदी तक ज़रूर जाऊंगा और वहां से जल लेकर आऊंगा ताकि राजकुमारी ठीक हो जाए। राजा ने कहा, तुमसे पहले मंत्री का बेटा यह कार्य करने के लिए जा चुका है और वह अब तक लौट कर नहीं आया। इस कारण मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। चंदन ने कहा, महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यह कार्य करके ही लौटूंगा। उसके बाद चंदन आंसुओं की नदी का पानी लेने के लिए जंगल की ओर जाता है। वह देखता है कि एक साधु महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे हैं। चंदन खुद से ही कहता है, शायद साधु महाराज मेरी सहायता कर सकते हैं, मुझे उनसे आंसुओं की नदी का रास्ता पूछना चाहिए। इतना कहकर वो साधु के पास जाता है। साधु उसे देखकर कहते हैं, कहो पुत्र, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? चंदन ने कहा, बाबा, मैं आंसुओं की नदी का रास्ता पूछने आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, पुत्र, आंसुओं की नदी का रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ से लौट कर आना सबके बस की बात नहीं है। चंदन बोला, बाबा, यह कार्य मैं अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ। साधु बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है पुत्र, अगर तुम्हें आंसुओं की नदी तक पहुँचना है तो इसके लिए तुम्हें काली गुफा का रास्ता पार करना होगा। साधु महाराज से रास्ता पूछकर चंदन काली गुफा की ओर निकल जाता है। काली गुफा में बहुत दूर तक जाता है। गुफा के भीतर ऋषिकेश और रहस्यमय लड़की के साथ था। तभी वहां चंदन पहुंच जाता है और ऋषिकेश को देखता है। वह पहचान जाता है कि यह तो मंत्री का लड़का ऋषिकेश है। चंदन उससे पूछने लगा, अरे, आप तो मंत्री के पुत्र हैं, लेकिन आप राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेने आए थे ना, फिर आप यहाँ कैसे? ऋषिकेश ने कहा, अच्छा, तो राजा ने तुम्हें भेजा है। मैं उस अंधी राजकुमारी के लिए कुछ नहीं करूँगा। यह देखो, इतनी सुंदर स्त्री मेरी प्रेमिका है। चंदन ने कहा, परंतु राज्य में सभी को लगता है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपको अपने राज्य लौट जाना चाहिए। मंत्री जी आपको बहुत याद करते हैं। ऋषिकेश बोला, मूर्ख लड़के, तुम मुझे समझाओगे? चले जाओ यहाँ से। मंत्री का बेटा ऋषिकेश चंदन को डराकर वहाँ से भगा देता है। चंदन मंत्री के बेटे की बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे, इस पेड़ के फल बहुत मीठे दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़ा सा फल खा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। अब चंदन पेड़ से फल तोड़ता है और खाने लगता है। फल खाते ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दरअसल यह वही फल था जिसे खाकर राजकुमारी अंधी हुई थी। चंदन चिल्लाने लगता है, अरे, ये क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूँगा? चंदन अंधा हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए। चलते चलते वह एक नदी में गिर जाता है।
वह बोलने लगता है, भगवान, एक तो मैं फल खाकर अंधा हो गया, ऊपर से नदी में गिर गया। जैसे ही चंदन किसी तरह से नदी से बाहर आता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। चंदन खुश हो जाता है। अरे, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लगता है यह वही जादुई नदी है जहाँ के पानी से राजकुमारी ठीक हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, इस नदी से पानी ले लेता हूँ। जैसे ही चंदन नदी से पानी लेने जाता है, वहाँ पर वही साधु प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं, रुको, तुम इस नदी से जल लेकर नहीं जा सकते। चंदन चौंक जाता है। साधु बाबा, आप यहाँ? लेकिन आपने ही इस नदी का रास्ता बताया था, फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? साधु ने कहा, पुत्र, मैं इस पूर्व नगर का उद्धार चाहता हूँ। मैं ही भिखारी बनकर राजा के महल में गया था। मैं जानता था कि उस नगर का कोई व्यक्ति ही हमारे राज्य का उद्धार कर सकता है। चंदन बोला, बाबा, कृपया मुझे बताइए, इस नगर को क्या हुआ है? साथ ही बताइए, इस नदी को आंसुओं की नदी क्यों कहा जाता है? साधु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। इस नगर में एक दुष्ट जादूगरनी आई थी। इस नगर पर कब्जा करना चाहती थी। जादूगरनी कहती है, अब मैं इस नगर पर कब्जा कर लूँगी और यहाँ की महारानी बन जाऊँगी। मुझे महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ की महारानी ने कहा, दुष्ट जादूगरनी, मैं तुम्हें अपनी प्रजा को परेशान नहीं करने दूंगी। अगर तुम यहाँ की रानी बन गई तो तुम मेरे नगर को बर्बाद कर दोगी। जादूगरनी ने देखा कि रानी जादूगरनी को उसकी योजना में कामयाब नहीं होने देगी। तब जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रानी को पत्थर बना दिया। रानी के पत्थर बनते ही यह नगर सुन्न हो गया। फिर साधु महाराज ने चंदन को बताया, जादूगरनी को मैंने अपनी शक्तियों से यहाँ से दूर जाने पर विवश कर दिया, लेकिन महारानी सामान्य नहीं हो सकी। इस बात से नगर के लोगों को इतना दुखी किया कि वह रोने लगे और उनके रोने के कारण ही आंसुओं की नदी बन गई। आज भी महारानी पत्थर की मूरत बनकर खड़ी है। चंदन बोला, हे साधु महाराज, मुझे नदी के जल की आवश्यकता है और यदि इस जल को पाने के लिए मुझे नगर की रानी को ठीक करना है तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। साधु बोले, नगर की रानी तभी ठीक होगी जब तुम जादुई फूल लेकर आओगे, लेकिन जादुई फूल को प्राप्त करने के रास्ते बहुत कठिन है पुत्र। चंदन बोला, मैं हर संभव प्रयास करूँगा बाबा। जादुई फूल मैं महारानी के लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद चंदन जादुई फूल लेने के लिए निकल जाता है। उसे भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान सबको पार करते हुए आखिरकार चंदन जादुई फूल लेकर आता है। बाबा, मैं जादुई फूल लेकर आया हूँ। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम बहुत बहादुर हो। आखिरकार तुम जादुई फूल लेकर आए। अब नगर की महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साधु और चंदन दोनों महारानी के पास जाते हैं, जो पत्थर की मूरत बनी होती है। साधु अपनी शक्तियों से फूल का प्रयोग करके महारानी को मूरत से इंसान बना देते हैं। महारानी ठीक होते ही खुशी से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अगर आप नहीं होते तो ना जाने मैं कितने वर्षों तक पत्थर बनी रहती। साधु ने कहा, यह सब कुछ इस बहादुर लड़के के कारण हुआ है महारानी। यह यहाँ पर आंसुओं की नदी का पानी लेने आया था। महारानी ने चंदन से कहा, अवश्य, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बोले, पुत्र, तुम आंसुओं की नदी का जल लेकर जाओ। चंदन आंसुओं की नदी का पानी ले लेता है और विजयनगर वापस चला आता है। वह महल पहुंचता है और राजा को पानी दे देता है। महाराज, यह आंसुओं की नदी का जल है, इसे राजकुमारी को पिला दीजिए। राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। राजा ऐसा ही करता है। राजकुमारी जल पीने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। मंत्री को यह सब देखकर ईर्ष्या होती है। वो राजा से बोला, महाराज, मत भूलिए, राजकुमारी को ठीक करने के लिए मेरे पुत्र को अपनी जान देनी पड़ी थी। तब चंदन बोला,
मंत्री जी, आपका पुत्र जीवित है, बिल्कुल स्वस्थ है। मंत्री जी, वो तो महलों के सुख भोग रहा है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। मंत्री चौंक कर बोले, क्या मेरा पुत्र जीवित है? तो फिर वो लौट कर क्यों नहीं आया? चंदन ने कहा, क्षमा महाराज, मंत्री जी, आपका पुत्र अपने लालच में फंस गया है। वो राजकुमारी के लिए खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था और इसी डर से वो महल वापस नहीं आया। इतना सुनते ही मंत्री तिलमिला उठा। तुम झूठ बोलते हो, मैं यह नहीं मान सकता। तब राजा बोले, आपको मानना पड़ेगा मंत्री जी, आपका पुत्र हम सबको धोखा दे रहा है। चंदन, तुमने मेरी पुत्री को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री अनामिका के साथ कराऊंगा। बोल पुत्री, क्या तुम चंदन से विवाह करोगी? राजकुमारी अनामिका बोली, जी पिताजी। इस प्रकार चंदन के माता पिता महल आते हैं और सबके सामने चंदन और राजकुमारी अनामिका का विवाह हो जाता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और मंत्री को राजा के साथ किए गए छल का फल भी मिल जाता है। मंत्री का पुत्र कभी लौट कर नहीं आता और मंत्री अपने पुत्र के वियोग में तिल तिल मरता रहता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।